हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे आवेशन की विधियाँ। अपन ने आवेश के बारे में पढ़ लिया है, आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश क्या होता है, समान आवेशों के बीच में क्या होता है, असमान आवेशों के बीच में क्या होता है, ठीक है, विशिष्ट आवेश क्या होता है, आवेश पर गति का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी बातें अपन ने कर ली है। आवेश का मात्रक, विमा, सब अपन ने बिल्कुल डेप्थ तक एनालिसिस किया है। आगे अपन पढ़ते हैं आवेशन की विधियाँ। अब आवेशन की विधियों के अंदर हम ये देखेंगे कि किसी भी वस्तु को हम कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को हम कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। तो अपन आज क्या पढ़ने वाले हैं, आवेशन की विधियाँ कि अपन किसी भी वस्तु को कितने प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। ओके बेटा, तो सबसे पहले जो आपकी आवेशन है जिसके बारे में आप जानते भी हो, सबसे पहला अपना जो बेसिक है वो होता है घर्षण द्वारा आवेशन। कौन सी विधि है? घर्षण द्वारा, ध्यान से सुनेंगे बेटा, घर्षण द्वारा। यह आपके इस चैप्टर के बेसिक है, ठीक है, जो आपको काम आएंगे आगे। घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन में अपन क्या पढ़ते हैं कि जब हम दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं, किन्हीं भी दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी बॉडी ए है और ये आपकी बॉडी क्या है, बी है, ठीक है। अब ये आपका पहला केस है जब ये दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हुए, आपने इन दोनों को उठाया और एक दूसरे के आप इनको कांटेक्ट में लेके आए, ठीक है, और आपने इनके ऊपर क्या किया, इनको एक दूसरे के ऊपर रगड़ना प्रारंभ किया। जैसे ही आप इनको एक दूसरे के ऊपर रगड़ना प्रारंभ करोगे, एक वस्तु क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। पर एक वस्तु जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, दूसरी वस्तु उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगी, ग्रहण कर लेगी। जैसे एक वस्तु, मान लो वस्तु एक ने इलेक्ट्रॉन त्यागा और वस्तु दो ने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, ग्रहण किया। तो जैसे ही आप इनको फाइनल स्टेज के अंदर लेके आओगे, तो अगर ए वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है तो ए वस्तु पर तो क्या आ जाएगा, धनात्मक आवेश, और बी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है या 2 नंबर वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणात्मक आवेश। तो घर्षण द्वारा आवेशन में हम क्या पढ़ते हैं, जब भी हम किन्हीं दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं, रब्ड करते हैं, तो एक वस्तु जितना इलेक्ट्रॉन त्यागती है, दूसरी वस्तु उतना ही सेम टाइम इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है, ठीक है। तो हमारे क्या हो जाता है, एक वस्तु धनात्मक आवेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु कौन सी आवेशित हो जाती है, ऋणात्मक आवेशित। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास ये दो वस्तुएं हैं, ठीक है, ये दोनों वस्तुएं पहले उदासीन है, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं है। अब आपने इन दोनों को लिया और एक दूसरे के साथ रगड़ दिया। जैसे आप इनको एक दूसरे के साथ रब्ड करोगे तो जो एक नंबर वस्तु है, मान लो ये वाला जो डस्टर है वो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ये वाला डस्टर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो जितना यह इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना ही ये इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो इस पे कौन सा आवेश आ गया, धनात्मक आवेश, और इस पे कौन सा आवेश आ गया, ऋणात्मक आवेश। पहले ये वस्तु क्या थी, उदासीन, और अब क्या हो गई, आवेशित। इसे बोलते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। इसका एक एग्जाम्पल है कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा। जब कांच की छड़ को आप रेशम के कपड़े के साथ रब्ड करते हो तो कांच की छड़ हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागती है और रेशम का कपड़ा हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है। जिससे कांच की छड़ पर तो कौन सा आवेश आ जाता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है, और रेशम के कपड़े पर कौन सा आवेश आ जाता है बेटा, धनात्मक आवेश आ जाता है। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा मेथड था। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। सीधी सी बात है, जब हम दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ घर्षण करते हैं, घर्षित करते हैं, रब्ड करते हैं, तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ठीक है। एक वस्तु जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगी दूसरी वस्तु उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। अब एक बात आती है, सर इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा,
इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा? तो ये वस्तु की प्रकृति पे निर्भर करती है। अगर कोई दाता ग्रुप का मेंबर है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन दान करेगा, और अगर कोई ग्राही ग्रुप का मेंबर है तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्रहण करेगा। तो हम वो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर कौन सा आवेश आता है? धनात्मक, और रेशम के कपड़े पर कौन सा आवेश आ जाता है? ऋणात्मक। तो यह आपका घर्षण द्वारा आवेशन। ओके बेटा, आई होप आपको समझ आया होगा। अब जो सेकंड आपकी जो हेडिंग है वो है संपर्क द्वारा आवेशन। किसके द्वारा आवेशन? इस चैप्टर को अपन बहुत ही गहराई तक लेके जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ जो आपके IIT JEE और नीट के अंदर काम आने वाली है। नीट के अंदर इतनी गहराई से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन IIT एडवांस में बहुत डेप्थ तक क्वेश्चन आते हैं। संपर्क द्वारा आवेशन, इनके ऊपर स्टेटमेंट आ सकते हैं आपके, तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। संपर्क द्वारा आवेशन में हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, हमने ये आपका एक कुचालक स्टैंड है, ध्यान से समझेंगे अपन, आई होप आपको पूरा समझ आएगा। ये एक धातु का गोला है जो एक कुचालक स्टैंड पे रखा हुआ है, ठीक है। ये धातु का गोला क्या है, एक कुचालक स्टैंड पे रखा हुआ है। बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन, सर कुचालक स्टैंड क्यों लेते हैं? मैं आपकी सारी बातें क्लियर करता हुआ चलता हूँ साथ में। कुचालक स्टैंड अपन इसलिए लेते हैं ताकि जब भी इस वस्तु पर कोई आवेश आए तो वो अगर ये स्टैंड आपका चालक होगा तो इस स्टैंड के माध्यम से वो कहाँ पहुँच जाएगा? अर्थ के अंदर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये कंडक्शन होना शुरू हो जाएगा अगर अपन इसको चालक ले लेते हैं, इसलिए ये स्टैंड कैसा लेंगे अपन? कुचालक स्टैंड लेंगे, ठीक है। तो ये वस्तु आपकी कैसी है? उदासीन वस्तु है, न्यूट्रल है, और ये स्टैंड कैसा है आपका? कुचालक। अपन इसके पास, ठीक है, अब ये उदासीन वस्तु थी आपके पास, आपने क्या किया, ये फिगर नंबर आपकी फर्स्ट हो गई। क्या हो गई? फर्स्ट हो गई। आपके पास एक उदासीन वस्तु है, ठीक है। अब और एक अपन क्या कर लेंगे, बहुत दूर है इससे, ये ध्यान से देखेंगे जरा, ठीक है। एक वस्तु है आपके पास जिसके ऊपर कौन सा आवेश है? धनात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो आप, ठीक है। एक वस्तु है जिसके ऊपर कौन सा आवेश है, जिसकी सतह पे, अगर इसको सतह पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो सतह पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज अपने को नहीं होना। मान लो इसके आवेश ये यहाँ पे समरूप रूप से फैला हुआ है, ठीक है। वैसे ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। अब आपने, ये आपका डायग्राम फर्स्ट हो गया, ये उदासीन वस्तु है, ये धनावेश से आवेशित वस्तु है। अब आपने सेकंड फिगर के अंदर क्या किया, ठीक है, इसके टच में आपने उस दूसरी वस्तु को लेके आए, ठीक है। तो इस पे तो कौन सा, ये को आपका कौन सा स्टैंड है? कुचालक स्टैंड, ठीक है, दोनों ही। अब जो इसके ऊपर जो धनावेश था वो इन दोनों वस्तुओं पे समान रूप से क्या हो जाएगा? वितरित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समान रूप से वितरित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही गोले ये कैसे हैं? धातु के चालक गोले हैं। जैसे ही आप इन्हें दोनों को एक दूसरे से टच करोगे तो आवेश धातु की सतह पे समान रूप से फैल जाता है, तो ये पूरा आवेश दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये आपका कौन सा केस आ गया? सेकंड केस, ठीक है। पर ये पूरा आवेश मान लो इसके ऊपर पहले क्यू आवेश है, ठीक है ना, तो अभी भी आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित। तो ये पूरा आवेश आज भी क्या है? क्यू है। कितना है? क्यू है। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब अगर हम अपने को तो क्या करना था, उदासीन वस्तु है,
इसको अपने को क्या करना है, आवेशित। तो अपन तीसरे केस में क्या करेंगे, इन दोनों धातु के गोलों को एक दूसरे से दूर दूर रख देंगे, वापिस से कहाँ रख देंगे, एक दूसरे से दूर दूर अपन इनको वापिस से रख देंगे। ठीक है, तो एक हमारे पास उदासीन वस्तु थी, एक हमारे पास आवेशित वस्तु थी। हमने आवेशित वस्तु की सहायता से इस उदासीन वस्तु को भी आवेशित कर दिया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं संपर्क द्वारा आवेशन। दोनों को संपर्क में लाए तो ये वस्तु आपकी क्या हो गई, आवेशित। अब अगर इन दोनों की त्रिज्या यदि त्रिज्या समान है, यदि दोनों गोलों की अगर त्रिज्या आपके समान होती है तो इन पे जो आवेश आपका आएगा वो Q/2 और Q/2 आएगा। कितना आएगा, Q/2 और Q/2। अब आप बोलोगे सर अगर आवेश तो Q/2 आएगा, Q/2 आएगा, हमने मान लिया, लेकिन अगर दोनों गोलों की त्रिज्या समान नहीं हो तो क्या करेंगे। तो बिल्कुल बेटा आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। तब अपन इसके ऊपर विभव का कंसेप्ट लगाएंगे जो आपके आगे आएगा, तो मैं वहाँ इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो अपने संपर्क द्वारा आवेशन में अपन ने क्या पढ़ा, अपने पास एक धातु का गोला है जो उदासीन है और सेम टाइम अपने पास एक ऐसा गोला भी है धातु का जो Q आवेश से आवेशित है। कितने आवेश से आवेशित है, Q आवेश से आवेशित है। ठीक है, अब पहले दोनों दूर दूर रखे हुए थे। धातु की प्रॉपर्टी होती है धातु पे आवेश समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो जैसे ही आपने दोनों गोलों को टच किया एक दूसरे के साथ तो ये पूरा एक निकाय बन गया। तो ये पूरा जो Q आवेश है ये इस पूरे निकाय पे फैल गया। अब आपने जैसे ही फैल गया तो ये वाला भी Q/2 ले लिया, ये भी Q/2 ले लिया। कब, जब इन दोनों की त्रिज्या क्या होगी, समान। अब आपने इन दोनों को कुछ अलग स्टैंड को पकड़ा और एक दूसरे से दूर दूर रख दिया। तो जो हमारे पास पहले उदासीन वस्तु थी उस पे कौन सा आवेश आ गया, धनात्मक आवेश। तो अपने को क्या करना है, आवेशित ही तो करना है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, संपर्क द्वारा आवेशन। जब हम दो वस्तुओं को, जिनमें एक वस्तु आपकी उदासीन है और दूसरी वस्तु जो वो आपकी आवेशित है, इन दोनों को एक दूसरे से टच करते हैं तो जो हमारी उदासीन वस्तु है वो भी आवेश ग्रहण कर लेती है। ये कौन सा मेथड हो गया आपका, संपर्क द्वारा आवेशन। कौन सा मेथड हो गया बेटा, संपर्क द्वारा आवेशन। और अगर ये एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर उन दोनों गोलों की त्रिज्याएं बराबर है, यदि उन दोनों गोलों की त्रिज्याएं बराबर है तो आवेश भी दोनों गोलों पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये आपका कौन सा मेथड है, संपर्क द्वारा आवेशन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो फटाफट ले लीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, संपर्क द्वारा आवेशन। ओके बेटा, तो ये बहुत ही आसान से मेथड है आज आपके, जिसे ये आवेशित करने की विधियां हैं। अगर आप अपनी RBSE या NCERT में इनको पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या बोलेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब ध्यान से सुनेंगे पहले इसको। प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है, किसी वस्तु को, अभी देखो आपने संपर्क द्वारा जब अपन आवेशित करते हैं तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु के क्या लेके आते हैं, कांटेक्ट में लेके आते हैं, टच करवाते हैं, तभी आपकी जो उदासीन वस्तु है वो क्या ग्रहण करती है, आवेश। लेकिन प्रेरण द्वारा आवेशन में बिना स्पर्श किए, क्या किए, अपने को टच नहीं करना, बिना स्पर्श किए किसी उदासीन वस्तु को, ध्यान से सुनना, बिना स्पर्श किए किसी उदासीन वस्तु को विपरीत आवेश से आवेशित करने की विधि को
प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। एक बार आप सुन लो, बिना स्पर्श किए किसी उदासीन वस्तु को ही तो आवेशित करना है अपने को, तो बिना स्पर्श किए किसी उदासीन वस्तु को विपरीत प्रकार से के आवेश से आवेशित करने की विधि को क्या कहेंगे बेटा? प्रेरण द्वारा आवेशन। बिना स्पर्श किए किसी उदासीन वस्तु को विपरीत प्रकार के आवेश से आवेशित करने की विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखना जरा। वही आपका धातु का एक गोला एक कुचालक स्टैंड पे रखा हुआ है। कुचालक स्टैंड क्यों काम में लेते हैं पता चल गया आपको, ठीक है। अब इस धातु के गोले के अंदर जितना धनात्मक आवेश है उतना ही ऋणात्मक आवेश है, इसीलिए तो ये धातु का गोला आपका क्या है? उदासीन है। ऐसा नहीं है कि जो आपका धातु का गोला होता है या कोई भी वस्तु है वो उदासीन है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। किसी भी वस्तु के अगर उदासीन है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। ये हमारे पास एक धातु का गोला है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं है। अब इस धातु के गोले के पास में आपने क्या किया? इस धातु के गोले पे पास में आप एक धनात्मक आवेश से ये आपका एक धातु का गोला A है, ये आपका गोला A है और एक छड़ आप B लेके आए जिस छड़ पे आपका कौन सा आवेश है? धनात्मक आवेश। तो इस गोले के अंदर कौन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश उपस्थित होंगे बेटा, लेकिन धनात्मक आवेश किसके बराबर है? ऋणात्मक आवेश के, इसीलिए गोला क्या है? उदासीन है। लेकिन जैसे ही आपके पास आप एक छड़ लेके आए, ये कौन सी छड़ है? धनात्मक आवेश से आवेशित। अगर ये छड़ धनात्मक है तो ये कौन से आवेश को आकर्षित करेगी? ऋणात्मक आवेश को। तो जैसे ही ये ऋणात्मक आवेश को आकर्षित करेगी तो गोले की इस सतह पे कौन सा आवेश आ जाएगा बेटा? ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, है ना। और दूसरी अपोजिट सतह पे कौन सा आवेश आ जाएगा बेटा? धनात्मक आवेश आ जाएगा। अब कई बच्चे बोलेंगे क्यों सर? क्योंकि आपको पता ही है कि धनात्मक आवेश हमेशा ऋणात्मक आवेश को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, तो अपनी तरफ खींचेगा, और ऋणात्मक आवेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, और अगर प्रतिकर्षित करेगा तो क्या करेगा? दूर भेजेगा। बात सीधी सी है या नहीं है? तो धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश को आकर्षित कर रहा है, इसलिए अपनी ओर खींच रहा है, और धनात्मक आवेश धनात्मक आवेश को क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित कर रहा है, इसलिए उसको कहाँ भेज रहा है? दूर भेज रहा है। ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि इलेक्ट्रॉन हवा में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कौन सा केस आ गया? सेकंड केस, जिसमें आपने एक छड़ आप इसके पास लेके आए, ठीक है। ये आपका कौन सा केस बेटा जी? सेकंड केस। ओके नोट ओके। तो इस धातु के गोले पे एक सतह पे कौन सा आवेश आ गया? ऋणात्मक आवेश, और दूसरी सतह पे क्या आवेश आ गया? धनात्मक आवेश। अब तीसरे डायग्राम में अपन देखते हैं। ठीक है बेटा, यहां पे आपका ठीक है। अब आपने धातु के गोले की जो धनात्मक सतह है उसको क्या कर दिया? भू संपर्कित। ठीक है। जैसे ही आप इसको धरती से जोड़ोगे, पर धरती से कब जोड़ोगे? इस धनात्मक छड़ की उपस्थिति में। अगर आपने इस धनात्मक छड़ को हटा लिया तो ये सारा आवेश एक दूसरे के साथ फिर से क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, और जैसे ही मिल जाएगा तो आपका ये गोला फिर से क्या हो जाएगा बेटा? उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो तीसरे केस में अपन ने क्या किया है? इस आवेशित गोले को भू संपर्कित कर दिया। भू संपर्कित एक ऐसा मेथड होता है जिसकी सहायता से जो आपका आवेश है
वो कहाँ चला जाता है, धरती में। तो ये सारा जो धनात्मक आवेश है वो कहाँ चला जाएगा, धरती में। अब किसी भी बच्चे के मन में ये डाउट आएगा कि सर ये ऋणात्मक आवेश नहीं जाएगा क्या, तो ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं। ये धनात्मक आवेश इस ऋणात्मक आवेश को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, इसलिए ये ऋणात्मक आवेश नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये धनात्मक आवेश कहाँ चला जाएगा, धरती में। तो जैसे ही आपका ये धनात्मक आवेश धरती में चला गया तो नेक्स्ट आपकी क्या बनेगी फिनोमिना, ठीक है। तो जैसे ही आपका ऋणात्मक आवेश कहाँ गया, धरती में, तो एक सतह पे कौन, जैसे ही आपका धनात्मक आवेश कहाँ गया, धरती में, तो ये वाला फिनोमिना आ जाएगा। और अब अपनी स्थल को क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो जैसे ही स्थल को आप हटाओगे तो ये सारा जो आवेश है ये समान रूप से वितरित हो जाएगा। ठीक है, अब अपनी स्थल को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ये आपका जो आवेश है ये समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो अपन ने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, बिना स्पर्श किए किसी उदासीन वस्तु को, बिना स्पर्श किए किसी उदासीन वस्तु को विपरीत आवेश से आवेशित करने की विधि को क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो ध्यान से सुनना, बिना स्पर्श किए, बिना स्पर्श किए, इसके ऊपर कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश, और आया कौन सा आवेश है, ऋणात्मक आवेश। तो विपरीत आवेश है या नहीं है। तो बिना स्पर्श किए किसी उदासीन वस्तु को विपरीत आवेश से आवेशित करने की विधि को क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। ध्यान से सुनना, सबसे पहले हमारे पास एक उदासीन गोला है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं है। उदासीन इन द सेंस, अगर हमारे पास कोई भी उदासीन वस्तु है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है बेटा, कि उसके अंदर धनात्मक और ऋणात्मक जो आवेश हैं वो बराबर हैं। हमें स्पर्श नहीं करना, और जो आप छड़ लेके आए हो उसका उल्टा आवेश आना चाहिए। तो आया कि नहीं आया, ये क्या बोलती है डेफिनेशन। अब हम प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या लेके आए, एक धनात्मक छड़ को इसके पास में लेके आए। तो धनात्मक आवेश किसको आकर्षित करेगा, ऋणात्मक आवेश को, और किसको प्रतिकर्षित करेगा, धनात्मक आवेश को। तो धनात्मक आवेश कहाँ जाना शुरू हो जाएगा, दूर, और ऋणात्मक आवेश कहाँ आना शुरू हो जाएगा, पास। अब ये इससे ज़्यादा दूर तो जा नहीं सकता क्योंकि बाहर तो जाएगा नहीं, और न ये इससे पास आ सकता क्योंकि बाहर तो आएगा नहीं। तो ये आपका मैक्सिमम दूरी पे आ गया और ये मिनिमम दूरी पे आ गया। ओके नोट ओके। अब अपन ने इसको क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। भू संपर्कित एक ऐसा फिनोमिना या ऐसा मेथड होता है जिसकी सहायता से हम आवेश को कहाँ भेज सकते हैं, धरती के अंदर, पृथ्वी के अंदर, अर्थ के अंदर, हाँ है ना। तो जैसे ही आपने इस सतह को भू संपर्कित किया तो ये सारा जो धनात्मक आवेश है ये कहाँ चला जाएगा, धरती में। सर ऋणात्मक आवेश क्यों नहीं गया, क्योंकि ऋणात्मक आवेश और इस छड़ के बीच में ये एक दूसरे को क्या करे हुए हैं, बंधे हुए हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स से क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं। तो ये ऋणात्मक आवेश को नहीं जाने देगा। और जैसे अपन अब इस छड़ को, पहले अपन क्या हटाया, भू संपर्कित हटा दिया, फिर अपन इस छड़ को हटाएंगे तो ये सारा आवेश इस छड़ पे एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर अगर अपन ऋणात्मक की जगह धनात्मक आवेश लेके, धनात्मक की जगह अगर हम ऋणात्मक आवेश लेके आते तो क्या फर्क पड़ता। तो यहाँ पे कौन सा आवेश है, ऋणात्मक आवेश। तो फाइनल में विपरीत आवेश आएगा तो कौन सा आवेश आ जाता बेटा, धनात्मक आवेश। कौन सा आवेश आ जाता, धनात्मक। ओके, तो आप घर में यहाँ पे इस छड़ की जगह क्या ले लेना, धनात्मक, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आवेश आएगा। तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट।
बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आपको, बहुत सीधा सा मेथड है, बहुत ही इसको अपन एकदम अच्छे से समझ रहे हैं ताकि अपने बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि प्रेरण द्वारा दो गोले, अभी तो अपन ने एक गोले को आवेशित किया है, अभी हम कितने गोलों को आवेशित करने की विधि पढ़ेंगे? दो गोलों को। अभी अपन ने कितने गोलों को आवेशित किया है? एक गोले को। अगर प्रेरण द्वारा दो गोलों को आवेशित करना हो तो क्या करेंगे? तो ध्यान से देखना जरा। अगर अपन प्रेरण द्वारा दो गोलों को आवेशित करते हैं प्रेरण द्वारा कितने गोलों को आवेशित करना है आपको? दो गोलों को। तो ध्यान से देखेंगे, वही सेम बात आपके पास, ये दोनों गोले एक दूसरे के क्या है? कांटेक्ट में। इसका मतलब ये आपका एक संपूर्ण निकाय है। ठीक है, दोनों गोले प्रारंभ में क्या है? उदासीन है। ठीक है बेटा, अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा बहुत जल्दी। तो यह आपका डायग्राम नंबर 1। अब इन दोनों गोलों के पास में आप कौन सी छड़ लेके आओगे? आपकी इच्छा है, कोई सी भी ले आओ। दोनों गोले किस में है? टच में है। तो जैसे आप इस गोलों के पास में कौन सी छड़ लेके आए? धनात्मक छड़ जैसे ही लेके आए तो ऋणात्मक आवेश को क्या करेगी? ये अपनी तरफ क्या कर लेंगे? आकर्षित। और धनात्मक आवेश को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। अब धनात्मक आवेश अधिकतम कितनी दूरी तक जा सकता है? यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पे कौन सा आवेश आ जाएगा? आपका धनात्मक आवेश। ओके बेटा, तो ये आपका कौन सा डायग्राम हो गया? सेकेंड डायग्राम। ओके, अपन ने क्या किया? प्रेरण द्वारा अपन दो गोलों को आवेशित करना सीख रहे हैं। तो पहले आपके पास दो उदासीन गोले थे, अब आपने क्या किया? इन दोनों गोलों के पास में एक धनात्मक आवेश से आवेशित छड़ लेके आए। तो धनात्मक आवेश सेम काम करेगा, ऋणात्मक आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और धनात्मक आवेश को अधिकतम दूरी तक भेजने की कोशिश करेगा। तो यहाँ तक उसने भेज दिया। अब आपने क्या किया? थर्ड केस में आपने क्या किया? इस छड़ को अपन क्या कर देंगे? ठीक है, अब इन दोनों गोलों को अपन ने दूर दूर किया। तो जैसे ही आप इनको दूर दूर करोगे और यहाँ पे आपके अभी तक क्या उपस्थित है? छड़ उपस्थित है। पहले छड़ को रखेंगे, अगर छड़ हटा दिए तो यह वापिस से आवेश क्या हो जाएगा? रिकम्बाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ऋणात्मक आवेश तो कहाँ रहेगा? यहीं रहेगा, लेकिन जो धनात्मक आवेश है वो इस सतह पे आ जाएगा। अब बच्चों के डाउट आएगा, क्यों सर? अब देखो, ये तो है आपका धनात्मक आवेश और ये है आपका ऋणात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के बीच की दूरी तो ये है, और धनात्मक आवेश और धनात्मक आवेश के बीच की दूरी कौन सी है? ये है। तो किसके बीच की दूरी ज़्यादा है? धनात्मक आवेश के बीच की दूरी क्या है? ज़्यादा है। तो ये दोनों के बीच में बल क्या होगा? कम। और यहाँ पे दूरी क्या है? कम। तो इन दोनों के बीच में बल क्या होगा? ज़्यादा। तो ये अपनी तरफ इसको क्या कर लेगा? आकर्षित। तो यहाँ पे ऋणात्मक आवेश इसको क्या कर रहा है? अपनी तरफ आकर्षित। इसलिए ये सारा आवेश कौन सी सतह पे आ गया? इस सतह पे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, क्योंकि धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित करता है, पर आपको पता है कि जो बल होता है वो दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये अपन ने गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ेंगे, यहाँ भी यही आएगा कि जो बल है वो दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर दूरी ज़्यादा होगी तो बल कम होगा। ठीक है, अब देखो, इन दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा है और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? कम है।
तो अगर दूरी इन दोनों के बीच की ज़्यादा है तो इन दोनों के बीच में बल क्या होगा, कम। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल है, प्रतिकर्षण बल है। और इन दोनों के बीच में कौन सा बल है, आकर्षण बल है। तो कौन सा बल ज़्यादा होगा, आकर्षण बल ज़्यादा होगा, प्रतिकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। तो ये इस बार इसको अपनी तरफ ये क्या कर लेंगे, आकर्षित। पर अब ये दोनों दूर दूर है तो रिकम्बाइन तो होएंगे नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन इस क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप के अंदर अपन ने इस छड़ को क्या कर देंगे बेटा, जैसे ही अपन इस छड़ को हटा देंगे तो ये ऋणात्मक आवेश कहाँ फैल जाएगा, यह आपका ऋणात्मक आवेश। अब इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण। तो ये एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पे आके रुकेंगे। ठीक है, अब न्यूनतम दूरी इन दोनों के बीच में यही हो सकती है, इसके अलावा तो इधर तो ये शिफ्ट हो नहीं सकता क्योंकि चल के थोड़ी आएगा। ठीक है, और जो लास्ट एंड फाइनल जो आपका केस बनेगा, अगर इन दोनों गोलों को आप बहुत ज़्यादा दूरी पे रख दोगे तो ये आवेश इनके ऊपर समरूप रूप से क्या हो जाएगा। अगर आप इन दोनों गोलों के बीच की दूरी को बहुत ज़्यादा कर देते हो तो ये आवेश इनके ऊपर क्या हो जाएगा, समरूप रूप से वितरित हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो ये आपका पांचवा फिगर। तो अपन ने कितने गोलों को आवेशित कर लिया, 2 गोलों को आवेशित कर लिया। कितने गोलों को आवेशित कर लिया अपन ने, 2 गोलों को। तो प्रेरण द्वारा 2 गोलों को आवेशित करते हैं। तो बस एक चीज़ का अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्या कि पहले आपके पास दोनों गोले कैसे थे, उदासीन थे। उन दोनों के पास प्रेरण द्वारा आवेशित करेंगे, इसका मतलब उनको टच नहीं करेंगे। तो देख लो इन अपन ने इसको टच नहीं किया। अब जैसे ही अपन छड़ लेके आए तो छड़ कैसी है, धनात्मक आवेशित। तो ये कौन से आवेश को आकर्षित करेगी, ऋणात्मक आवेश को। और कौन से आवेश को प्रतिकर्षित करेगी, धनात्मक आवेश को। तो प्रतिकर्षित कर दिया। अब अपन इन दोनों गोलों के अलग अलग कर दिया। पर अब ये और इसके बीच में तो कौन सा बल होगा, प्रतिकर्षण का। और इन दोनों के बीच में कौन सा बल होगा, आकर्षण का। तो ये आवेश इसको, अब दूरी किसकी ज़्यादा है, इन दोनों की। तो बल इनका क्या होगा, कम। इन दोनों की दूरी क्या है, कम। तो बल क्या होगा, ज़्यादा। तो ये अपनी तरफ इसको आकर्षित करेगा। आकर्षित तब तक करेगा जब तक इन दोनों के बीच की दूरी क्या नहीं हो जाए, न्यूनतम। तो यही इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी है। अब ये आवेश यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि ये अलग बॉडी के अंदर है। ठीक है, अब अपन ने छड़ हटा ली। तो जैसे ही आप ये छड़ हटाओगे तो ये जो ऋणात्मक आवेश था ये इस धनात्मक आवेश के बंधन से क्या हो गया, मुक्त हो गया। तो अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। तो ये दोनों एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पे आके रुक जाएंगे, हाँ है ना। और फाइनल जब आप इन दोनों गोलों को बहुत ज़्यादा दूर दूर रख दोगे तो ये आवेश इनके ऊपर समरूप रूप से वितरित हो जाएगा। तो ये होता है प्रेरण द्वारा 2 गोलों को आवेशित करने की विधि। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो ये अपन ने आज क्या पढ़ा, आवेशन की विधियां पढ़ी कौन कौन सी। एक तो घर्षण द्वारा आवेशन आपने पढ़ा है, एक संपर्क द्वारा आपने आवेशन पढ़ा है, और एक अपन ने क्या पढ़ा है, प्रेरण द्वारा आपने आवेशन पढ़ा है। ओके बेटा, तो आई होप आपको पूरा समझ आया होगा। तो यह आपका इस चैप्टर का ऑलमोस्ट आपका बेसिक खत्म हो गया है। अब इसके मेन टॉपिक अपन शुरू करेंगे। तो आप इतना बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, आपको समझ आता है तो आप ज़रूर बताया करो बेटा कमेंट सेक्शन में। मैं आपको डेली ये बात कहता रहता हूँ ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको समझ आ रहा है। और जितने भी आपको कंसेप्ट, जैसे कल अपन ने Q = NE वाला कंसेप्ट पढ़ा है, तो आप उसके ऊपर न्यूमेरिकल करोगे और फिर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताओगे कि सर हमसे न्यूमेरिकल हो गए हैं, हमसे न्यूमेरिकल नहीं हुए हैं। तो फिर अपन उनको डिस्कस कर लेंगे। आपके लिए मैंने वो कमेंट सेक्शन ओपन करवाया है, तो उसके अंदर आप मुझे बताया करो कि सर समझ आया कि नहीं आया। मैक्सिमम प्यार दीजिए वीडियो को। ओके, थैंक यू, बाय बाय।